नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, संविधान को पढ़ने के क्रम में हमने सबसे पहले देखा था कि संविधान क्या है। फिर हमने देखा कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। फिर उसी क्रम में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखे कि प्रस्तावना क्या होती है, मतलब कि संविधान का प्रियम्बल क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है। उसी क्रम में साथियों हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं साथियों कि संघ एवं इसका क्षेत्र, मतलब कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्या है, कैसे है। और साथियों, इसमें हम इस चैप्टर में या इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संघ क्या होती है और उसके राज्य क्षेत्र क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये 4 आर्टिकल आती है साथियों। और उसके बाद हम इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे साथियों कि केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो है कैसे बने, और जो विभिन्न रियासतें थी, जो देशी रियासतें थी, जो आजादी के बाद विलय के द्वारा कैसे उनको मिलाया गया और कौन कौन सी समस्याएं आई, ये सारी चीजें साथियों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की साथियों कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम ये समझते चलते हैं कि जैसे आप जब संविधान का जो बुक है साथियों, इसमें जब प्रवेश करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले प्रस्तावना आती है। तो हमने प्रस्तावना आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से अच्छे से समझा दिया है, बस ये चीज समझ में आ गई। अब हम उसके अंदर चलते हैं साथियों। आपको हमने बताया था कि भारतीय संविधान में साथियों 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। मतलब कि 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल हैं और आपकी जो है शेड्यूल जो है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये आपको चीजें बताए थे हमने, मतलब कि पहले या दूसरे वीडियो में हमने आपको ये सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी थी। अब ये चीज अब हम सबसे पहले जब शुरू करेंगे संविधान पढ़ने के क्रम में, जब हम अंदर जाएंगे तो हम भाग 1 से उठाएंगे, भाग 1 पढ़ेंगे, फिर भाग 2 पढ़ेंगे, फिर भाग 3 पढ़ेंगे और ऐसे 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 करते करते हम अपने संविधान की यात्रा को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो भाग 1 में साथियों, जब संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, जब भाग 1 को देखोगे तो उसमें 4 आर्टिकल आती है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4, 4 आर्टिकल आती है। ये चारों जो आर्टिकल है साथियों, ये कहाँ आती है? ये साथियों आती है भाग 1 में। भाग 1 में 4 आर्टिकल है साथियों, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। इसमें साथियों ये बताया गया है, इन चारों आर्टिकल में ये बताया गया है कि भारत का जो संघ और उसका क्षेत्र है वो कौन है, क्या है और ये कैसे है। तो हम इन चारों चीजों को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है और आर्टिकल 4 में क्या है। शुरू करते हैं साथियों, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आर्टिकल 1 से शुरू करते हैं। पहले हेडिंग दे देना, चैप्टर का नाम संघ एवं इसका क्षेत्र लिख लेना, उसके नीचे आना, ये बना लेना, फिर आर्टिकल 1 से हम सीधा शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग देते हैं साथियों आर्टिकल 1। हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 पढ़ेंगे और आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। और उसके बाद ये जो है कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, ये पढ़ के कौन कौन सी आयोग बने, कौन कौन सी समिति बनी, एग्जाम में साथियों अक्सर ये पूछा जाता है। तो उसको पढ़ के हम चैप्टर को यहीं पे फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हेडिंग देना अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 मतलब कि आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लिख देते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 साथियों कहता है कि इंडिया, क्या कहता है? इंडिया जो कि भारत है, जो कि क्या है? भारत है। पहली बात, बजाय राज्यों के समूह के, बजाय राज्यों के समूह के क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 1 लिख लेना। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि क्या है? भारत है। इंडिया जो कि भारत है, वो बजाय राज्यों के समूह के, मतलब कि बजाय, यहां पे देखना, बजाय राज्यों के क्या? समूह के, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ये हमारा आर्टिकल 1 में हमारे मतलब संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, 395 अनुच्छेद है, उसमें सबसे पहला अनुच्छेद साथियों यही कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा।
ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों के समूह के बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ये हमारा आर्टिकल 1 कहता है। यहां से साथियों दो चीजें निकल के आती हैं। क्या निकल के आती हैं? सबसे पहले साथियों कि भारत का नाम, कि हमारे देश का नाम क्या होगा। इंडिया जो कि भारत है, तो हमारे देश का यहां से दो चीजें निकल के आती है साथियों। यहां से आर्टिकल जो 1 है साथियों, यहां से दो चीजें निकल के आती हैं। पहला, देश का नाम, क्या निकल के आता है, देश का नाम। और दूसरा निकल के आता है साथियों कि हमारे जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसकी प्रकृति क्या होगी, कि राज्यों का समूह होगा कि राज्यों का संघ होगा। तो हमारा राज्य क्या, हमारा जो भारत है वो राज्यों का समूह नहीं है, बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का क्या है, संघ है। तो ये क्या होगी, राष्ट्र की दो चीजें निकल के आती है, राष्ट्र की प्रकृति, दो चीजें यहाँ पे निकल के आती है। तो राज्य का, देश का नाम निकल के आता है, और राष्ट्र की प्रकृति या देश की प्रकृति कैसी होगी, राष्ट्र की प्रकृति कैसी होगी, ये समूह है कि संघ है, ये निकल के आता है। तो हमारे जो देश का नाम है वो क्या है, इंडिया जो कि भारत है। पहली चीज साथियों यहीं पे समझते चलना कि हमारे यहाँ पे साथियों ना बहुत विवाद था। जब संविधान सभा का गठन हुआ था, हमने आपको बताया था, तो वहां पे साथियों देश का जब नाम डिसाइड करने लगे, तो वहां पे साथियों बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ। क्योंकि साथियों जो यूएनओ था, संयुक्त राष्ट्र जो संघ था, यूएनओ में वहां पे इंडिया नाम ही चलता था। इसका इंग्लिश नाम जो इंडिया था वो इंडिया नाम ही चलता था। जो भी हम लोग संधि किए थे विभिन्न देशों से, जो विदेशों से हम लोग संधि समझौता जो किए थे, जो भी हमारे सिग्नेचर, जो भी कागज, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी सब कुछ था, उस पे सब पे इंडिया लिखा हुआ था। लेकिन संविधान सभा में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत के नाम के पक्ष में थे, भारत के नाम के पक्ष में थे। उनका कहना था कि यार इंडिया नहीं, भारत रखो यार, भारत अच्छा नाम है, तो हिंदी नाम रखो इसका, इंडिया नहीं, इंडिया तो ब्रिटिशों ने नाम दिया, हम लोग भारत नाम रखें। तो ऐसा उन लोगों को, कुछ लोगों का मानना था संविधान सभा में, और कुछ लोग इंडिया मानते थे। तो जब हम आपको पहले ही बताए थे कि जो संविधान सभा थी वो सबके विचारों को लेके, समन्वय करके, सबके विचारों की सहमति बना के काम करती थी। तो सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो आर्टिकल 1 रखेंगे उसमें इंडिया भी रख देते हैं और दूसरा भारत भी रख देते हैं। क्या दिक्कत है, भारत भी रख देते हैं। अब एक बात ये आया उभर के कि इंडिया जो कि भारत है ये रखें कि भारत जो कि इंडिया है। बात को ध्यान से समझना साथियों, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इंडिया जो कि भारत है इसमें, और भारत जो कि इंडिया है, इसमें बहुत अंतर है। तो लोगों में सहमति बनी, इस पे वाद विवाद बहुत हुआ, और संविधान सभा में लोगों के बीच वाद विवाद हुआ। लोगों ने मतलब कि इस पे बहुत विचार किया, और लोगों ने फिर राय निकाला, संविधान सभा के मेंबर ने यह राय निकाला कि यार यही सही है, इंडिया जो कि भारत है ये लिखो। तो लिख दिया कि इंडिया जो कि भारत है। अब एक चीज समझना साथियों, जैसे हम आपको कहें कि जैसे आपका नाम मोहन है, सोहन है, सुरेश है, रीना है, मीना है, गीता है, जो भी आपका नाम है, अगर हम कहें कि जैसे आपका नाम, मान लेते हैं कि आपका नाम सुरेश है, अगर हम कहें कि सुरेश जो कि लड़का है, सुरेश जो कि लड़का है, तो इसमें क्या, आपको सुरेश जो कि लड़का है, ये महेश भी हो सकता है, महेश जो कि लड़का है, ये कुछ भी, राम जो कि लड़का है, श्याम जो कि लड़का है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ज्यादा महत्व कौन है, महत्वपूर्ण कौन है, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण लड़का है, ज्यादा महत्वपूर्ण लड़का है। लड़का एक बड़ी प्रजाति है, लड़का एक जाति को संबोधित कर रहा है, लड़का एक बड़ी समूह को संबोधित कर रहा है। ये इंडिया, रोहन, सोहन, मुकेश, सुरेश, ये क्या कर रहे हैं, ये नाम को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भारत जो है एक बड़े वर्ग को, बड़े समूह को, बड़े मतलब कि एक महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। तो इंडिया जो कि भारत है, भारत इसमें महत्वपूर्ण है, लड़का उसमें महत्वपूर्ण है, राम, श्याम, सोहन, मोहन उसके नाम है, भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और भारत महत्वपूर्ण होने के क्रम में इंडिया इसका एक नाम है। तो इसलिए संविधान सभा के विभिन्न मतलब सदस्यों में सहमति बनी कि इंडिया जो कि भारत है ये नाम रखा जाए। इसीलिए साथियों अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, वहां मोदी जी ने अपने नाम के आगे वो भारत लिख दिया था। भारत, वो क्यों लिख दिया था, क्योंकि भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंडिया की अपेक्षा भारत जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, इंडिया जो कि भारत है, हिंदुस्तान जो कि भारत है, कुछ भी रख दे, भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लड़का ज्यादा महत्वपूर्ण था। राम, श्याम, सोहन, मोहन ये तो है, ये पर्टिकुलर नाम है, ये इनमें वरीयता है, लेकिन जो लड़का है वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए साथियों हमारे संविधान सभा में सहमति बनी कि इंडिया जो कि भारत है, इसलिए इसका नाम रखा गया। एक चीज तो, देश का नाम क्या निकल के आया साथियों, देश का नाम दोनों निकल के आया, एक तो इंडिया निकल के आया, भारत का नाम इंडिया निकल के आया, और दूसरा निकल के आया साथियों भारत भी निकल के आया। ठीक है,
तो आर्टिकल 1 में साथियों देश के नाम के बारे में भी जानकारी मिलती है, इंडिया और भारत, और दूसरा राष्ट्र की प्रकृति। अब राष्ट्र की प्रकृति को समझते हैं साथियों। इसमें आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में कहा गया कि बजाय भारत जो है बजाय राज्यों के समूह, मतलब कि ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझना, कुछ नहीं है। जैसे बहुत सारे राज्य, छोटे छोटे बहुत सारे राज्य हैं, उनको मिला के एक संघ बना दिया जाए। जैसे जैसे मान लेते हैं भारत में अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य, जो 28 राज्य छोटे छोटे राज्य हैं, अब ये राज्य साथियों मिल के समूह बना ले, और समूह बना के कहें कि एक केंद्र बना लेते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल कर लेते हैं, और वो जो है हमारे जो है राज्यों पे शासन करेंगे। मतलब वो विदेश नीति और ये सब सारी चीजें देखेंगे, और हम लोग अपना शासन करेंगे। वो एक सेंटर बना लेते हैं। इससे क्या होगी, 2800 जो राज्य हैं ये मिलके एक सेंटर होगी, जो हमारा जो राष्ट्र को, हमारे जो देश को प्रतिनिधित्व प्रदान करेगी, और हमारे जो देश की विदेश नीति और जो परमाणु समझौता, ये सब सारी चीजें वो देखेगी, और हम अपना विकास करेंगे। तो ये जो मिल के बनाते हैं साथियों, इसको हम कहते हैं समूह। जो मिल के बनाते हैं उसको हम कहते हैं समूह। और संघ क्या होता है? संघ साथियों क्या होता है, एक सेंटर होता है, एक सेंटर पहले से होता है, और सेंटर जो साथियों होता है बहुत से लोगों को शामिल कर लेता है अपने में। ध्यान से समझना, अगर 10 लोग मिलके अगर किसी समूह का निर्माण करें, 10 छोटे छोटे लोग हैं, वो मिलके अपना एक ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना के कहें कि यार इस बंदे को यहाँ पर रख देते हैं, ये 10 लोगों को कंट्रोल करेगा, तो ये हो गया समूह। लेकिन संघ क्या होता है? संघ एक बंदा होता है ऊपर, वो 10 को अपने कंट्रोल में ले लेता है और कहता है 10 लोग तुम मेरे अंडर में काम करोगे, तो ये होता है संघ। तो भारत क्या है? भारत संघ है, ना कि भारत समूह है। भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो भारत क्या है? संघ है। भारत में एक सेंटर है और बहुत सारे राज्यों को अपने कंट्रोल में ले लिए, और बोलिए कि तुम मेरे अंडर में रहोगे और मेरे अंदर में काम करोगे। तो भारत क्या हो गया? संघ हो गया। तो राष्ट्र की प्रकृति क्या निकल के आती है साथियों? भारत क्या है? एक संघ है। भारत क्या है? संघ है, यूनियन। भारत क्या है? यूनियन है। यूनियन मतलब संघ। समूह क्या होता है? समूह साथियों होता है, समूह का मतलब बताए ना, समूह का मतलब कि 10 लोग मिलकर एक समूह बना लिए। जैसे साथियों अमेरिका में साथियों लगभग लगभग 50-51 राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उन्होंने मिलकर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। सब लोग मिल गए और एक राज्य का निर्माण कर दिया, और वो राज्य साथियों धूमधाम से क्या है, अपना प्रशासन शासन चला रही है। वो तो यूएसए में क्या हो गया, राज्यों का समूह है, उसमें कोई भी राज्य चाहेगा तो निकल जाएगा। हालांकि ऐसा संविधान में लिखा नहीं गया है अमेरिका के, लेकिन जो समूह होते हैं साथियों, उसमें से कोई राज्य जब चाहे निकल सकता है, जब चाहे आ सकता है। और वहीं जो संघ होता है, राज्यों का जो संघ होता है साथियों, जैसे भारत है, भारत जो हमारे देश में साथियों ना, उस टाइम हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने बहुत विचार किया इस पे कि समूह बनाए कि संघ बनाए। तो लोगों में इतना विभेद था ना उस टाइम, कहीं मतलब कि रजवाड़े थे, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, और हिंदू मुस्लिम में अलग तनाव चल रहा था। तो इन सबको देखते हुए और बाल्कनाइजेशन की वजह से छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होने वाले थे, इस लोगों को इस वजह से देखते हुए वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि समूह नहीं रखना चाहिए। समूह रहेगा तो जब मन करेगा जो आएगा, जब मन करेगा जाएगा, इससे ठोस मतलब कि देश का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि संघ बनाते हैं, संघ बनाएंगे तो एक कंट्रोल रहेगा उन पे, और वो शासन करेंगे हम उन पे शासन करेंगे। तो अनुच्छेद 1 हमारा कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। दो बातें निकल के आती है, इंडिया जो कि भारत है, मतलब कि देश का नाम क्या है? इंडिया, और भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, मतलब कि राष्ट्र की प्रकृति क्या है? संघीय प्रकृति है। दो चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट साथियों आर्टिकल 2 पे चलते हैं हम लोग, और आर्टिकल 2 देखते हैं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आराम से समझना, कुछ नहीं है। आर्टिकल 2 कहता है साथियों, आर्टिकल 2 पे चलते हैं साथियों। अच्छा, आर्टिकल 2 पे चलते हैं साथियों। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है साथियों, ध्यान से समझना। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद, हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि संसद कि क्या कहता है कि संसद मतलब भारतीय जो संसद है, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद जो है, संसद जो है विभिन्न निर्बंधनों एवं शर्तों पर, विभिन्न निर्बंधनों एवं शर्तों पर
जो वह ठीक समझे, जो वह ठीक समझे। संसद जो है विभिन्न नियमों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे विधि बनाकर, विधि मतलब कानून, नियम बना के, विधि बनाकर संसद विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे विधि बनाकर संघ में, भारत क्या है, एक संघ है, संघ में जो मतलब देखना, ये हो गया भारत, ये भारत क्या हो गया, संघ, और इस संघ में साथियों छोटे 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 स्टेट है, ठीक है, ये छोटे छोटे स्टेट है, तो भारत संघ है। तो ये कह रहा है कि संसद, पहली बात, संसद विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे विधि बनाकर संघ में, ये जो संघ है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकती है। समझ गए? ये आर्टिकल 2 कहता है, मतलब संसद, पहली बात ध्यान समझना, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा विभिन्न निर्बंधनों, रिस्ट्रिक्शन एवं कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन जो भी निर्बंधन है, जो भी मतलब कि रिस्ट्रिक्शन है इस पे, और जो विभिन्न कंडीशन, वो कंडीशन भी लागू कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन भी लागू कर सकते हैं, जो वो ठीक समझे। संसद, संसद के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। संविधान में आर्टिकल 2 साथियों कहता है कि संसद विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों पर, अनुच्छेद 2 साथियों संसद को पूरी तरह से आजादी दे दिया है कि जो वह ठीक समझे विधि बनाकर, मतलब कि कानून बना के, संसद में कानून बना के नए राज्यों का प्रवेश, पहली बात आती है नए राज्यों का प्रवेश, मतलब कि नए राज्यों का इसमें संघ में प्रवेश करा सकती है, और नए राज्यों की क्या कर सकती है, इसमें जो साथियों स्थापना कर सकती है। समझ में आ गई? तो संसद क्या कर सकती है, विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे, विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश, जो भी नए राज्य हैं उनका जो है प्रवेश कर सकती है, और संघ में स्थापना कर सकती है। दो चीजें निकल के आती है साथियों, एक तो विधि बना के करेगी, कानून बना के संसद करेगी, संसद को यहाँ पे पूरी तरह से आजादी है, संसद जैसे चाहे, जैसे मन करे वैसे वो कानून बना के विभिन्न नियमों के तहत वो नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य, यहाँ से साथियों एक चीज देखना, नए राज्य का क्या मतलब है, प्रवेश का क्या मतलब है, और ये स्थापना का क्या मतलब है। संघ तो समझ गए आर्टिकल 1 में, संघ ये है, हमारा जो है समूह नहीं है, हमारा जो भारत देश है वो विभिन्न राज्यों का क्या है, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का क्या है, संघ है। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश, प्रवेश का मतलब साथियों यही है कि एक तो जो पहले से स्थापित राज्य हैं उनका प्रवेश, मतलब कि कोई भी राज्य है वो संघ में शामिल नहीं है, बस राज्य है, तो उनको जो है हम राज्य में शामिल कर लें। और दूसरी स्थापना कर सकते हैं कि कोई भी राज्यों को हम अंदर में लेके उसकी नए राज्य की स्थापना कर दें। ध्यान से समझना कि पहली बात तो जो पहले से राज्य है, एक तो चीज हो गया जो पहले से है उसको हम संघ में शामिल कर लें, जो हमारे संघ में नहीं था लेकिन है, वो पहले से राज्य है, उसको अपने संघ में शामिल कर लें। आर्टिकल 2 के तहत ये हमको संसद की आजादी दी गई है, संसद को, कि संसद जो है कानून बना के, नियम बना के संघ में जो है नए राज्यों को स्थापना, नए राज्यों को प्रवेश करा दे, मतलब कि जो पहले से राज्य बने बनाए हैं उनको अपने संघ में लेके आ जाए, पहली बात। दूसरी बात कहती है कि स्थापना भी कर सकती है, मतलब जो राज्य नहीं है, जो राज्य नहीं है उनको भी हम संघ में शामिल करके एक नए राज्य के कर सकते हैं। तो यहां से साथियों एक चीज यहां से निकल के आती है कि अगर कोई भी क्षेत्र जो भारत संघ में नहीं है, जो संघ में नहीं है, उसको हम संघ में ले आ भी सकते हैं, और संघ में ला के उसको एक नया रूप भी दे सकते हैं, उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गई? तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद विभिन्न निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे विधि बनाकर सदन में, संघ में नए राज्यों की प्रवेश कर सकती है, और नए राज्यों की क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है। ये हमारा हो गया आर्टिकल 2। संसद को साथियों यहाँ पे पूरी तरह से छूट है, किसी भी क्षेत्र को अपने अंदर में शामिल कर सकती है, और किसी भी क्षेत्र को संघ में शामिल करके, किसी भी क्षेत्र को संघ में शामिल करके उसकी राज्य का दर्जा और राज्य की स्थापना कर सकती है। ये हो गया आर्टिकल 2। नेक्स्ट साथियों समझते हैं आर्टिकल 3 क्या कहता है, आराम से समझते हैं साथियों, कुछ नहीं है, लिखते चलना साथ में। आर्टिकल 2 समझ गए, आर्टिकल 3 समझते हैं साथियों। आर्टिकल 3 क्या है, कुछ नहीं है आर्टिकल 3 भी। आर्टिकल 3 क्या कहता है, ध्यान से समझना। आर्टिकल जो 3 है साथियों, ये क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है साथियों
कि जो संघ है, मतलब कि जो संसद है, संसद जो है साथियों, कानून बना के, वही संविधान में संशोधन करके नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। पहली बात ध्यान से समझना कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है कौन? संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। दूसरा, नए राज्य मतलब कि राज्यों, जो भी हमारे अंदर जो संघ में राज्य हैं, जैसे ये संघ में राज्य हैं, तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 3 कहता है संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी राज्य हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, तो इसको हम काट के यहाँ से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को हम घटा सकते हैं, या उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को हम बढ़ा सकते हैं। तो राज्यों की सीमाओं में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। राज्यों की सीमाओं को घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। जैसे जैसे साथियों समझना, जैसे ये मान लेते हैं कि ये भारत है और इसमें मान लेते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो हमको लगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा को कम करना है, तो हम भारत की संसद को इतनी आजादी है कि भारत की यूपी की सीमा को कम कर दे, या अगर उसको लगेगा यूपी की सीमा को बढ़ाना है तो यूपी की सीमा को बढ़ा देगा। तो नए राज्यों की सीमाओं को क्या कर सकता है? राज्यों की सीमाओं को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। दो चीज हो गई। आर्टिकल 3 क्या कहता है और साथियों? आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य के नामों में परिवर्तन भी कर सकता है। संसद जो है राज्य के नामों में, राज्यों के नाम में क्या कर सकता है? परिवर्तन भी कर सकता है। परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे यूपी का नाम है तो उसको हम उत्तर प्रदेश का नाम कुछ भी रख दें, तो संसद को अधिकार है, ये स्टेट को अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी नाम रख देगा। ये राज्य को अधिकार नहीं है। योगी जी चाहें कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के हम कुछ भी रख दें तो नहीं रख पाएंगे। उनको अगर कुछ भी रखना होगा ना तो उसको संसद को ही ये अनुमति है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद साथियों नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, नए राज्यों की सीमाओं को घटा बढ़ा भी सकती है, और राज्यों के नाम में क्या कर सकती है? परिवर्तन भी कर सकती है। आर्टिकल 3 हमारा यही कहता है कि संसद जो है साथियों, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है संशोधन के द्वारा क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती है, और राज्यों के नामों में क्या कर सकती है? परिवर्तन भी कर सकती है। बस सिंपल सा है। आर्टिकल 3 कुछ नहीं है साथियों। आर्टिकल 3 इसमें किसको अधिकार दिया गया? संसद को। मतलब कि संसद अगर चाहे तो क्या कर सकती है? राज्यों की सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। एक चीज यहाँ पे आपको बताते चले साथियों कि इसको करने के लिए संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है। मतलब कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप इन सब चीजों को नहीं कर सकते। पहली चीज, अगर इन सबको करना है साथियों, तो सबसे पहली चीज साथियों आती है कि इनमें राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति की सिफारिश मतलब अनुमति। राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति को सिफारिश कर दिए, राष्ट्रपति को लगा कि हाँ यार इस राज्य का नाम बदलना चाहिए या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना चाहिए, तो जो उसके राज्य से प्रभावित हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यूपी की सीमा को घटाना बढ़ाना है, तो यूपी की जो राज्य है, यूपी के राज्य में वो प्रस्ताव को भेजा जाता है। मतलब कि अगर यूपी को उससे प्रॉब्लम हो रहा है, यूपी की सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, यूपी का नाम बदला जा रहा है, तो संसद क्या करेगी? उस राज्य को वो चीज भेजेगी, मतलब कि उत्तर प्रदेश को वो भेजेगी, वो प्रस्ताव भेजेगी कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस पे अपनी सहमति दो। तो वो जो साथियों होती है, राष्ट्रपति क्या करता है कि वो जो है विधानसभा को क्या करती है? भेजती है। विधानसभा कहाँ होती है? स्टेट में, जो राज्य के अंडर में होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है, विधानसभा की भेजती है। यहाँ पे साथियों विधानसभा की अनुमति चाहिए। अनुमति का मतलब कि ये नहीं, बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने। अगर यूपी में इसको भेजे, मान लेते हैं कि संसद ने भेज दिया, पश्चिम बंगाल को भेज दिया कि आज से पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा, आज से पश्चिम बंगाल का नाम क्या रहेगा? दक्षिण बंगाल रहेगा। मान लेते हैं मोदी जी के दिमाग में खटक गया कि आज से दक्षिण बंगाल रहेगा, तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 3 के तहत संसद को अधिकार है कि नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो मोदी जी कहेंगे आज से दक्षिण बंगाल रहेगा, पश्चिम बंगाल नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति की सिफारिश अगर राष्ट्रपति जी मान गए कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दक्षिण बंगाल करो,
हटाओ पश्चिम बंगाल, दक्षिण बंगाल करो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश भी मिल गई। अब क्या करेगी राष्ट्रपति, देखेगी कि पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित हो रहा है, तो जो राज्य उस चीज से प्रभावित हो रहा है वो प्रस्ताव को उस राज्य को भेजा जाता है। ममता बनर्जी के पास वो चीज भेजा जाएगा कि ममता बनर्जी जी, आज से आपका पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल नहीं रहे, आज से आपके पश्चिम बंगाल का नाम दक्षिण बंगाल रहेगा। अब बताओ, तो ममता बनर्जी जी कहेंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसे कैसे कर दोगे तुम, मतलब मनमानी है क्या, कुछ भी कर दोगे? तो नहीं, गुस्सा हो जाएंगी ममता बनर्जी जी, आग बबूला। तो वो क्या कहेंगी कि हम नहीं मानते। लेकिन उनके मानने और ना मानने से कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं करने वाला है। राष्ट्रपति एक टाइम देता है कि इस टाइम के अंदर हम तुमको भेज रहे हैं, तुम इसको, तुम्हारी क्या राय है बस ये बता दो, हाँ या ना, हमको जो करना है हम करेंगे। तो यहाँ पे साथियों ये विधानसभा को भेजती है, ममता बनर्जी को भेजी। ममता बनर्जी की यहाँ पे राय कोई मायने नहीं रखती, उनको क्या है क्या नहीं है उनको कोई मायने नहीं रखती, बस उनसे एक बार राय लिया जाता है ऐसे टाइम पास के लिए, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। तो विधानसभा को भेजती है एक निश्चित समय के लिए कि इस निश्चित समय में तुम हमको भेजोगे। अगर वो भेज दी तो भी ठीक, नहीं भेजे तो भी ठीक, मतलब मिला जुला के जो मूड में आ गया राष्ट्रपति और संसद को वो करना ही करना है तो वो कर देंगी। तो फिर क्या हो जाएगा, दक्षिण बंगाल, आज से उसका नाम हो गया दक्षिण बंगाल। तो राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है, विधानसभा को भेजती है, लेकिन वहां पे राज्य की कोई भी जो अनुमति, मतलब राज्य की अनुमति के लिए राज्य की जो सिफारिश है, राय होती है, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्य नहीं होता, उसको जो मनाएगा वो करेगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 आप लोग समझ गए अच्छे से। अब हम साथियों समझते हैं आर्टिकल 4 क्या है। आर्टिकल 4 को अच्छे समझते हैं, आर्टिकल 4 क्या कहता है और आराम से समझते हैं, फिर आर्टिकल 4 के बाद ये आपका भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है साथियों, यही से समझना। आर्टिकल 4 क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 2 में आपको बताया ना कि संघ संसद को अधिकार है कि संघ में नए राज्यों की प्रवेश करे, जो पहले से स्थापित है उसको लेके आए और जो पहले से नहीं है उसको अंदर अपने शामिल करके उसकी स्थापना कर दे। तो मतलब कि कोई भी क्षेत्र है उसको अपने अंडर में शामिल कर सकती है, आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 कहता है साथियों कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि विभिन्न राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सके, घटा बढ़ा सके, उसके नाम में परिवर्तन कर सके और राज्यों की क्या करे, राज्यों की साथियों राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और उसके नाम में परिवर्तन करने का उसको संसद को अधिकार है। तो ये आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है साथियों, आर्टिकल 4 कुछ नहीं कहता, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, हम आपको साथियों फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको हम बहुमत के प्रकार पढ़ाए हैं, प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में भी 3 प्रकार बताए हैं, प्रभावी बहुमत पढ़ाए और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया हुआ। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके फर्स्ट वीडियो मेरा देखना, वहां पे बहुमत के सारे प्रकार बताए हुए हैं। आर्टिकल 4 कहता है, आपको कहता है कि आर्टिकल 2 मतलब कि संघ में नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना, और आर्टिकल 3 मतलब कि राज्य की सीमाओं और नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो संशोधन, जो परिवर्तन किया जाएगा वो संविधान में संशोधन करके किया जाएगा, और वो जो संविधान में संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हम लिख देते हैं, फिर से समझाते हैं आपको क्या कह रहा है। आर्टिकल 4 कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत संसद जो भी कार्य करेगी, संसद साथियों जो भी कार्य करेगी वो क्या होगा, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या मतलब इसका निकला, मतलब कि हम आपको बताए थे साथियों कि जब विशेष बहुमत पढ़ा रहे थे तो आप वो वीडियो में देखना या अपना नोट्स बनाए होगे, अपना नोट्स में जाके देखना, वहां पे हमने बताया है कि संविधान संशोधन पर जो विशेष बहुमत टाइप 2 होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन उसी तरीके से होता है। आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल जो अनुच्छेद, ये तो 3 है, आर्टिकल अनुच्छेद 4 है, उसी तरीके से आर्टिकल 368 क्या है, ये संविधान संशोधन से संबंधित है। क्या है, संविधान संशोधन।
मतलब कि संविधान में संशोधन करने से संबंधित आर्टिकल 368 है। तो ये कहता है कि जो भी कार्य करेगी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2 संघ में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, और आर्टिकल 3 राज्यों के नामों और सीमाओं में परिवर्तन, ये जो भी करेगी वो 368 के तहत संविधान संशोधन उसको नहीं माना जाएगा। मतलब कि वो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य जो भी हैं उनके बहुमत से वो काम कर सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो साधारण बहुमत से भी कर सकती है। इसका मतलब है कि संशोधन नहीं माना जाएगा, इसका मतलब कि ये जो है साथियों, संसद क्या कर सकती है, इसको साधारण बहुमत, अब ये मत पूछना साधारण बहुमत क्या है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत, सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा वीडियो देखना जाके। तो साधारण बहुमत क्या है, इस संसद जो भी कार्य करेगी वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब कि वो साधारण बहुमत से, कि जो भी सदस्य उपस्थित है मतदान के उनके 50% से उसको पारित कर देंगे। तो ये कहता है कि साधारण बहुमत से इसको पारित किया जा सकता है। बस ये हो गई आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को अधिकार है कि संसद को अधिकार है कि अपने क्षेत्र में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश कर सकती है। मतलब कि संघ में नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश करने संबंधी अधिकार पूर्ण रूप से संसद को है। 2 हो गया। आर्टिकल 3 कहता है साथियों, आर्टिकल 3 कुछ नहीं कहता, आर्टिकल 3 कहता है कि संसद को अधिकार है कि राज्यों की नाम सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी कार्य करेगी संसद, वो संविधान संशोधन नहीं होगी, वो साधारण बहुमत से भी कर सकती है। बस यहाँ पे साथियों ये बात कंप्लीट हो जाता है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब साथियों एक मुद्दा उभर के आता है, एक चीज समझना साथियों, जब हमारा भारत साथियों जब आजाद हुआ था, भारत जब साथियों आजाद हुआ था, तो यहाँ पे मैप साथियों बना नहीं पाते थोड़ा, ठीक है, मजाक मत उड़ाइएगा मेरा, ठीक है। ये यहाँ पे साथियों बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश बना था, ठीक है, बांग्लादेश। और यहाँ पे इसी से सटा हुआ साथियों हमारा है कौन सा स्टेट, पश्चिम बंगाल। कौन सा स्टेट है, पश्चिम बंगाल। साथियों पश्चिम बंगाल में ही एक क्षेत्र था बांग्लादेश से सटा हुआ, इसका नाम था वेरुवाड़ी। क्या नाम था, वेरुवाड़ी। क्या नाम था, वेरुवाड़ी। अब क्या होता है कि वेरुवाड़ी पे बांग्लादेश अपना दावा करता है, बांग्लादेश कहता है कि वेरुवाड़ी मेरा है। और उस टाइम साथियों पंडित नेहरू उतने विवाद करने के मूड में नहीं थे। पंडित नेहरू के टाइम साथियों बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था, सॉरी माफ करना हमको। बांग्लादेश, एक चीज समझना साथियों ध्यान से, कि वेरुवाड़ी साथियों जो है ये उसमें बांग्लादेश नहीं था, उस समय ये पश्चिमी पाकिस्तान था। माफ करना साथियों, बांग्लादेश नहीं था उस समय, ये क्या था, यहाँ पे ये पूर्वी पाकिस्तान था, और ये क्या था, यहाँ पे जो पाकिस्तान था ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, ये उसमें पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश तो साथियों बना है इंदिरा गांधी के समय में, बांग्लादेश इंदिरा गांधी के समय में बना है। ये बात है सन 1960 की बात है, 1960 की बात है। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी उस टाइम विवाद के मूड में नहीं थे। पाकिस्तान का मांग था कि जो बेरूबाड़ी है उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए, बेरूबाड़ी जो है हमको चाहिए, ये पाकिस्तान की डिमांड थी। तो नेहरू जी मूड में नहीं थे। नेहरू जी बोले कि हाँ ठीक है दे देते हैं, क्या ही दिक्कत है, आर्टिकल 2 और 3 के तहत हम अपने राज्यों की हम दे सकते हैं किसी को। तो राष्ट्रपति से उन्होंने पूछा कि क्या हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत राज्यों को दे सकते हैं, बताइए, आप ही बताइए दे सकते हैं कि नहीं। तो राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है यार, सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते हैं, न्यायालय से पूछते हैं, न्यायालय जो बताएगा उस पर हम देखा जाएगा। तो वही मामला जाता है साथियों बेरूवाड़ी केस। बेरूवाड़ी केस 1960 में जाता है न्यायालय में, और न्यायालय अपना निर्णय देता है। न्यायालय क्या कहता है कि संसद को, ध्यान से समझना, कहता है कि संसद को अपने जो संघ क्षेत्र है, जो भी संघ में जो भी क्षेत्र है, वो किसी भी दूसरे देश को देने का अधिकार नहीं है। संघ में जो भी क्षेत्र है वो किसी भी दूसरे देश को देने का अधिकार नहीं है। अगर किसी दूसरे को देश को दोगे तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके दोगे। ध्यान से समझना, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में किया गया, हम आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चीज लिखी गई है उसमें ये नहीं लिखा गया है कि हम अपना क्षेत्र जो है किसी दूसरे देश को दे दें। हम शामिल तो कर सकते हैं, हम स्थापना तो कर सकते हैं, हम प्रवेश तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि हम अपना ये क्षेत्र जो है दूसरे देश को दे सकते हैं। तो अगर आप 2 और 3 के तहत अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को दोगे
तो संविधान में संशोधन के द्वारा ही दोगे। तो बेरूबाड़ी केस में साथियों क्या कहा गया, बेरूबाड़ी केस कहता है, बेरूबाड़ी जो केस 1960 में कहा आया, बेरूबाड़ी केस जो 1960 में आया साथियों, बेरूबाड़ी केस ये पश्चिम बंगाल का एक साथियों छोटा सा स्थान था, इसको पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात थी। तो बेरूबाड़ी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप जो है अपना जो क्षेत्र है वो किसी दूसरे को अगर देश को देंगे तो वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा ही देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र को अगर आप दे रहे हैं, क्षेत्र को देने का अधिकार संसद को नहीं है, 2 और 3 के तहत अधिकार है, 2 और 3 के तहत नहीं है। अगर इसके तहत नहीं है, अगर आप अपने क्षेत्र को दे रहे हो तो वो संविधान संशोधन करके दोगे, संविधान को संशोधन करके। और संविधान संशोधन का मतलब क्या, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन करो और इसको क्षेत्र को क्या करो, दे दो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों जवाहरलाल नेहरू ने साथियों संविधान को संशोधन किया और संविधान को संशोधन करके वो जो भी क्षेत्र था उसको पूर्वी पाकिस्तान को समर्पित किया। तो ये साथियों हो गई, मतलब कहने का मतलब है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो है किसी भी क्षेत्र को देने का अधिकार नहीं है, शामिल करने का अधिकार है, उसको स्थापित करने का अधिकार है, लेकिन उसको देने का अधिकार नहीं है। ये हो गया बेरूबाड़ी केस 1960 में आया था, 1960 में आया था साथियों, ठीक है। ये बेरूबाड़ी केस हमको ये कहता है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद जो भी कार्य करेगी वो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब साथियों ये आर्टिकल 1 हो गया, आर्टिकल 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया और आर्टिकल 4 हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों और हम देखते हैं ये हमारा भाग 1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। भाग हमारे संविधान में साथियों 22 भाग हैं, 22 भाग हैं और 22 भाग में साथियों बहुत सारे अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 में साथियों, भाग 1 में 4 अनुच्छेद था, भाग 1 में 4 अनुच्छेद थे, आर्टिकल 1, 2, 3 और 4। हमने आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 चारों को आपको समझा दिया है। ये आपका यहाँ पे भाग 1 खत्म हो जाता है। संघ और इसका क्षेत्र ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। साथियों आर्टिकल 1 में ही बताया गया है, आर्टिकल 1 में ही, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत इंडिया जो कि भारत है बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों का संघ होगा। यहीं पे साथियों एक चीज ये भी बताया गया है कि जो भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का जो भी नाम होगा वो कहाँ होगा। हम आपको साथियों बताए हैं कि हमारे संविधान में 12 जो है अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो अनुसूची 1 है, अनुसूची जो 1 है इसमें क्या लिखा गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के नाम लिखे गए हैं, संघ व राज्य क्षेत्र के क्या नाम लिखे गए हैं। तो ये साथियों आर्टिकल 1 में कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों के जो नाम है वो अनुसूची 1 में शामिल किए जाएंगे, ये आर्टिकल 1 में कहता है। तो अगर 12 अनुसूचियों में से अगर हम कहें कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम किस अनुसूची में है, तो आप कहोगे सर 1 में है। ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों के जो नाम है वो अनुसूची 1 में होंगे। एक चीज यहाँ पे ये चीज नोट कर लेना कि अनुसूची 1 में जो साथियों संघ एवं राज्य क्षेत्र के जो भी नाम है वो वहां पे लिखे गए हैं। जैसे अभी भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, तो उनके जो भी नाम है साथियों वो कहाँ लिखे गए हैं, अनुसूची 1 में। अनुसूची क्या होता है साथियों, शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची साथियों कुछ नहीं होता, संविधान का जो बुक है उसके एकदम लास्ट में जाओगे ना, संविधान का जो बुक है उससे एकदम लास्ट में जाओगे वहां पे एक अनुसूची लिखी गई होती है, मतलब कि जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अब संविधान का बुक है उसमें काटोगे पीटोगे हमेशा संशोधन तो करोगे नहीं, तो जो भी जैसे नाम है परिवर्तन होता रहता है, तो उसको हम लास्ट में 1, 2, 3 पेज पे हम एक अनुसूची बना दिया है, 12 अनुसूची है उसमें हम वहां पे वो शामिल करते हैं। तो अनुसूची जो 1 है साथियों उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम दिखा गया है। क्लियर है, अनुसूची 1 हो गया। एक चीज यहीं पे साथियों और समझते चलना कि संघ एवं इसका क्षेत्र, संघ आपको समझ में आ गया कि संघ एक ग्रुप होता है, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य शामिल होते हैं, ये चीज समझ में आ गई। भारत का संघ क्षेत्र और भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का संघ क्षेत्र होता है और भारत का एक राज्य क्षेत्र होता है, इसमें क्या अंतर होती है। हम एक चीज यहीं पे आपको समझाते चलते हैं साथियों कि एक संघ क्षेत्र होता है और एक भारत का राज्य क्षेत्र होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ध्यान देना। एक होता है संघ क्षेत्र
संघ क्षेत्र, संघ मतलब कि ये भारत है, ये भारत का संघ है और इसका जो भी क्षेत्र है, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये इसकी संघ क्षेत्र हो गई। एक होता है भारत का क्या, राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र। इसमें डिफरेंस यहीं पे साथियों समझते चलना, क्योंकि ये बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। ठीक है, संघ क्षेत्र मतलब भारत की ये संघ है, इसका जो भी बाउंड्री है इसको हम कहते हैं संघ क्षेत्र। लेकिन जो भारत का राज्य क्षेत्र होता है साथियों, भारत का जो राज्य क्षेत्र होता है ये इससे बड़ा होता है। ये हो गया भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में साथियों, भारत का जो राज्य क्षेत्र होता है इसमें संघ क्षेत्र तो शामिल होता ही है। भारत के राज्य क्षेत्र में साथियों संघ क्षेत्र तो होता ही है, प्लस संघ शासित प्रदेश, जो सीधे साथियों कहाँ होती है, सेंटर के अंडर में होती है। तो एक हो गया संघ क्षेत्र, दूसरा हो गया संघ शासित क्षेत्र, और तीसरा वे क्षेत्र जो संघ में नहीं शामिल है। वे क्षेत्र जो संघ में नहीं शामिल है, लेकिन ये उम्मीद है कि इनको आगे चल के संशोधन करके इनको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। तो वे क्षेत्र प्लस वे क्षेत्र जिनको संघ में शामिल किया जाएगा। अभी संघ में नहीं है, अभी वो भारत के राज्य क्षेत्र में है, लेकिन ये उम्मीद है कि उनको संघ में आगे चल के शामिल किया जाएगा, जिनको संघ में शामिल किया जाएगा। ठीक है, जैसे साथियों आप एक ध्यान देना, किया जाएगा। ये हमारा हो गया राज्य क्षेत्र। संघ क्षेत्र एक छोटा होता है, इसमें साथियों संघ क्षेत्र भी होता है, केंद्र शासित प्रदेश भी होता है, और वे क्षेत्र जो अभी भारत के अंग नहीं है, जो अभी संघ क्षेत्र के अंग नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि इनको संघ में आगे चल के शामिल कर लिया जाएगा। जैसे सिक्किम जो है साथियों हमारे पहले संघ क्षेत्र में नहीं था, लेकिन ये है ना कि उसको हम शामिल कर लिए। सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, पुदुचेरी हो गया, माहे हो गया, कराईकल हो गया, ये सारी चीजें जो है साथियों हम वे क्षेत्र है, वे भारत के राज्य क्षेत्र में आती है। राज्य क्षेत्र एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है, संघ क्षेत्र से भी बड़ा साथियों एक राज्य क्षेत्र होता है। राज्य क्षेत्र में संघ क्षेत्र भी आता है, संघ शासित क्षेत्र भी आता है, और वे क्षेत्र जिसको संघ में शामिल किया जाएगा भविष्य में, वो भी क्या आता है, भारत के राज्य क्षेत्र में आता है। क्लियर है, यहाँ तक आपका ये चीजें हम बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बाद हम ये समझते हैं साथियों कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उद्भव कैसे हुआ है। 10 मिनट में 5 मिनट में आपको हम ये चीजें बता देंगे, और आपका चैप्टर यहीं से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से साथियों जो समितियां हैं उस पर क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे संघ शासित व राज्यों का क्या उद्भव, संघ शासित व राज्यों का क्या उद्भव। यहाँ पे हम साथियों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले साथियों ध्यान देना कि जब भारत हमारा आजाद हुआ 1947 में, आपको अच्छे से पता है साथियों, नहीं पता होगा तो आपको बता दें, या आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझेंगे। जब हमारा भारत जो आजाद हुआ साथियों, तो पाकिस्तान पश्चिम में बना और पूरब में पूर्वी पाकिस्तान बना। तो 2 पाकिस्तान बनी, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पहली बात। और दूसरी बात साथियों, छोटे-छोटे बहुत सारे राजे रजवाड़े, जो राजे रजवाड़े थे, छोटे-छोटे इनके जो थे वो छोटे-छोटे राजे रजवाड़े थे, छोटे-छोटे जो थे देसी रियासतें, इनको हम बोलते हैं देसी रियासत, रजवाड़े, जो जहां पे राजाओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ये बहुत सारे, लगभग आपको बता दें साथियों, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उस समय साथियों देसी रियासतें जो थी वो 552। जब हमारा देश जब आजाद हुआ साथियों, तो उस समय जो देसी रियासतें थी, मतलब जो राजे रजवाड़े थे, राजे रजवाड़ों जो थे, देसी रियासतें जो थी, वो लगभग साथियों कितनी थी, 552। 552 देसी रियासतें थी। अब जवाहरलाल नेहरू और पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया गया कि 552 छोटे छोटे देसी रियासत हैं, और ये भारत के राज्य क्षेत्र में इनको शामिल करना है। संघ क्षेत्र में तो अभी नहीं है, लेकिन इनको राज्य क्षेत्र में है, इनको अपने अंदर लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जिम्मेदारी साथियों दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि आप इन राजे रजवाड़ों के पास जाओ, और एक विलय पत्र दिया गया था। साथियों आपको बता दें कि जो जो माउंट बेटन थे उस टाइम, माउंट बेटन जो उस समय वहां के कैबिनेट जो लेके आए थे आजादी की 1947 का जो प्रस्ताव लेके आए थे, उन्होंने साथियों एक प्रस्ताव ये भी लेके आया था रजवाड़ों के लिए, देसी रियासतों के राजे रजवाड़ों के लिए ये भी एक प्रस्ताव लेके आया था
कि देसी रियासतों के राजाओं को आजादी दे दी गई थी कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या आप चाहें तो स्वतंत्र रहें। आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या आप चाहें तो स्वतंत्र राज्य रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव उनके सामने दिया था। और एक विलय पत्र साथियों पाकिस्तान को दे दिया था कि आप अगर चाहो तो राज्य रजवाड़ों को अपने अंदर मिला लो। और विलय पत्र साथियों ये भारत को भी दिया गया कि आप अगर चाहो तो राज्य रजवाड़ों को अपने अंदर मिला लो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ये इंस्ट्रूमेंट था, जो ये विलय पत्र था, इसको लेके सभी राज्य रजवाड़ों के पास गए और सभी लोगों से अपने विलय पत्रों पर साइन करने को कहा कि कर दो यार, क्या दिक्कत है, हमारे क्षेत्र में ही तो आते हो, बाद में दिक्कत होगी हम देख लेंगे। तो साथियों समझना, 552 में से साथियों लगभग 549 लोगों ने भारत में आना जो है स्वीकार कर लिया। 549 जो रजवाड़े थे, 549 जो रजवाड़े थे या देसी रियासतें थे, उन्होंने भारत में आना जो है स्वीकार कर लिया। और जो 3 रजवाड़े थे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। 3 कौन कौन थे साथियों? 3 थे। एक तो पहला था हैदराबाद। हैदराबाद ये कहा कि हम नहीं होंगे भारत में शामिल, जबकि भारत के टेरिटरी के अंदर ही आता था, लेकिन ये कहा कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। पहला हो गया। दूसरा साथियों था हैदराबाद हो गया। दूसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी साथियों राजा का शासन था, और जम्मू कश्मीर भी साथियों ये भारत में आने के लिए तैयार नहीं हुआ, बोला कि हम नहीं आएंगे। और तीसरा था साथियों जूनागढ़। ये 3 रियासतें, 552 रियासतें थी आजादी के समय। जब आजादी हुआ भारत का तो उसमें 552 देशी रियासतें थी। 549 जो राजे रजवाड़े थे इन्होंने भारत में तो शामिल हो गए, लेकिन जो 3 रियासतें थी हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये भारत में शामिल होने से इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो रणनीति थी, कूटनीति थी, उसकी वजह से साथियों हैदराबाद में साथियों पुलिस प्रशासन से, पुलिस बल से साथियों इसको अपने भारत में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर को साथियों ये विलय पत्र पे साइन करवा के इसको शामिल कर लिया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के। और जो जूनागढ़ है यहाँ पे जनमत करा के, जनमत संग्रह करा के इसको भी क्या किया गया, अपने भारत में शामिल कर लिया गया। मतलब सभी 552 जो देशी रियासतें थी उनको अपने राज्यों में शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये तो हो गई देशी रियासतों की मामले। आजादी के बाद देशी रियासतें कैसे हमारे देश में शामिल हो गई। लेकिन वही दूसरी तरफ साथियों जो छोटे छोटे राज्य थे जो कि भारत के संघ के अंडर में आते थे, जो राज्य थे, एक तो देशी रियासतों का मामला यहाँ पे निपट गया, लेकिन जो राज्य थे, राज्यों का मामला साथियों तूल पकड़ता जा रहा था। राज्य जो है साथियों विवाद पे विवाद, झगड़ा, लड़ाई, मार, गुजरात महाराष्ट्र लड़ रहा है, दक्षिण उत्तर से लड़ रहा है, पूरे पश्चिम से लड़ रहा है, सभी राज्य तेलुगु कन्नड़ से लड़ रहे हैं, कन्नड़ मराठियों से लड़ रहे हैं, सब आपस में एकदम घांच पांच होकर रखा था। तो राज्यों के बीच में एकदम बवाल चल रहा था। सब लोग अपनी अपनी भाषा के आधार पे नए नए राज्यों की मांग कर रहे थे। वो कोई जो मराठी था बोल रहा था मराठी लोगों को बना के एक राज्य बना दो, गुजराती लोगों को मिला कि एक राज्य बना दो, वो अलग मांग कर रहा था। तेलुगु साथियों वो अलग मांग कर रहा था, कन्नड़ अलग मांग कर रहा था, तमिल अलग मांग कर रहा था, भोजपुरी अलग मांग, मतलब सब लोग अपना डिमांड कर रहे थे कि हम एक भाषा के आधार पे बना के हमको नए राज्य का दर्जा दे दो। लेकिन साथियों अब ये विवाद बढ़ता चला जा रहा था, आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन, मतलब पूरा देश जो है आंतरिक क्लेश में फंसा जा रहा था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साथियों चाहते थे कि अभी तो भारत देश आजाद हुआ है और अभी आंतरिक अशांति आ जाएगी भारत देश में तो हमारा देश जो है उभर नहीं पाएगा, हमारा देश जो विकास नहीं कर पाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए साथियों उन्होंने विभिन्न समितियों का निर्माण किया कि आपको हम समिति बना रहे हैं, आप हमको सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो राज्यों के क्रम में साथियों ये लिख लेना सारी चीजें। राज्यों के क्रम में साथियों सबसे पहले एक समिति बनती है साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति बनाया धर आयोग के नाम से। क्या बनाया? जून 1948 में साथियों एस के धर की अध्यक्षता में, जून 1948 में साथियों एस के धर की अध्यक्षता में एक आयोग का भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। भाषाई याद कर लेना साथियों, पूछता है अक्सर एग्जामों में। तो भाषाई जो प्रांत आयोग है वो एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में इसका गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया हम एस के धर जी
आपको हम अध्यक्ष बना दे रहे हैं भाषाई प्रांत आयोग को, आप इस पे विचार कीजिए और हमको बताइए कि क्या भाषा के आधार पे किसी भी राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए। एस के धर इस पे विचार किए। एस के धर ने साथियों जून 1946 में, जून 1948 में साथियों, जून 1948 में तो इसका गठन हुआ था। दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में इन्होंने साथियों अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में साथियों इन्होंने दो बातें कही। सबसे पहला बात था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि कोई मराठी बोल रहा है तो मराठियों को पकड़ के एक राज्य बना दो, या तेलुगु कोई बोल रहा है तेलुगु को पकड़ के एक राज्य बना दो। नहीं, एस के धर जी कहे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। राज्यों का गठन साथियों जो है प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए। प्रशासनिक आधार पे साथियों राज्यों का गठन होना चाहिए। भाषा के आधार पे गठन साथियों क्यों नहीं? क्योंकि वो नहीं चाहते थे साथियों कि फिर से हमारा देश जो है आंतरिक क्लेश, आंतरिक गृह युद्ध में उलझे। अगर एक भाषा को एक राज्य बना दोगे तो पहले तो राज्य बनेंगे, फिर वो भारत संघ से अलग होने की मांग करेंगे कि हमको एक देश बनाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो ये बांटने का एक तरीका था कि भाषा के आधार पे नहीं बनाना है, और जो भी बनाना है, जो भी राज्य बनेगा वो प्रशासनिक आधार पे बनेगा। तो जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग बना। इन्होंने 48 में रिपोर्ट दी और कहा भाषा के आधार पे राज्यों का निर्माण नहीं होगा। विवाद बढ़ता चला गया, लोग और आंदोलन किए और आंदोलन किए और उग्र आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए साथियों। इसी को देखते हुए साथियों दिसंबर 1948 में ही, दिसंबर 1948 में ही एक और समिति बनाई गई। दिसंबर 1948 में ही साथियों एक और समिति का गठन किया गया जिसका नाम था जेवीपी समिति। क्या नाम था? जेवीपी समिति। इसका गठन किया गया कि अब आप लोग इस पे विचार करो। एस के धर जी तो विचार कर लिए, अब जेवीपी जी को कहा गया कि आप लोग इस पे विचार करो। अप्रैल 1949 में साथियों इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में साथियों इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। जेवीपी समिति में कौन कौन थे साथियों? जे से जवाहरलाल नेहरू पंडित जी। जेवीपी से वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी थे। और पी से साथियों थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया। तो जेवीपी समिति जो थी इसमें जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनको एक समिति का गठन किया गया दिसंबर 1948 में। इन्होंने 1949 में रिपोर्ट दी और कहा कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं होगा। अब विवाद साथियों और बढ़ता चला गया। ये दोनों लिख लेना, ये दोनों साथियों लिख लेना, एक ये दोनों समिति लिख लेना, जेवीपी समिति और एस के धर समिति। ये समिति, दोनों समितियों की साथियों अब विवाद और बढ़ता चला गया। भाषा के आधार पे साथियों अब गठन की बात इन्होंने नकार दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। अब विवाद साथियों और बढ़ता चला गया। अब क्या होता है साथियों, आंध्र प्रदेश में साथियों एक थे पोट्टू श्रीरामुलु थे। ये साथियों अनशन पे बैठ जाते हैं कि वो एक आंध्र प्रदेश राज्य की डिमांड करते हुए कि एक हमारा जो आंध्रा है उसके आधार पे, वो एक भाषा के आधार पे वो बैठ जाते हैं और 60 दिन तक बिना खाए भूख प्यास हड़ताल करते हैं। और 60 दिन बाद साथियों उनकी हो जाती है मृत्यु। किसकी मृत्यु हो जाती है साथियों? जो पोट्टी श्रीरामुलु थे, 60 दिन बाद साथियों इनकी हो जाती है मृत्यु। अब विवाद साथियों और बढ़ जाता है। अब सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ता है। सरकार यहाँ पे झुकती है और पहली बार साथियों आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे एक राज्य का गठन किया जाता है। तो 1993 में पोट्टी श्रीरामुलु की 60 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और दिसंबर साथियों देखना 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु की 60 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1953 में ही पहली बार साथियों भाषा के आधार पे, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन है, तो आप मतलब ऑप्शन मारिएगा। क्या? आंध्र
प्रदेश। ठीक है, तो पोट्टी श्रीरामुलु जो थे वो 60 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और अंततः सरकार को झुकना पड़ता है और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहले राज्य की दर्जा दे दी जाती है। तो ये हो गई 1953 तक। अब साथियों विवाद और बढ़ता है, अब आंध्र प्रदेश दर्जा दी गई, अब गुजरात, महाराष्ट्र, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब मांग करने लगते हैं कि उनको आंध्र प्रदेश को बनाए हो, अब हमको भी बनाओ, सब लोग डिमांड करने लगते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए साथियों दिसंबर 1953 में साथियों दिसंबर 1953 में एक और समिति की गठन की जाती है जिसका नाम था साथियों फजल अली आयोग। एक और आयोग का गठन की जाती है जिसका नाम था फजल अली आयोग। ये एग्जाम में पूछता है साथियों कि फजल अली आयोग की गठन कब की गई थी? दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन की गई थी। भाषा इन्होंने साथियों ये दिया, इनमें साथियों ये 3 सदस्यीय समिति थी। फजल अली आयोग के साथ 2 सदस्य और थे। एक थे साथियों के.एम. पढ़िक्कर। फजल अली आयोग तो अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में साथियों एक समिति गठन की गई और इसमें 2 सदस्य और थे। 2 सदस्य थे, एक तो थे फड़िक्कर जी, के.एम. फड़िक्कर, और एक थे एच.एन. कुंजरू जी। कौन थे? कुंजरू। तो एक तो थे फड़िक्कर और एक थे कुंजरू। एक तो थे फड़िक्कर, एच.एन. फड़िक्कर और के.एन. कुंजरू। ये 2 सदस्य थे साथियों। ये फजल अली आयोग की अध्यक्षता में इनका गठन किया गया और ये जो साथियों 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 2 साल बाद साथियों 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में साथियों इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो। इन्होंने साथियों रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो, लेकिन इन्होंने कहा कि एक राष्ट्र, एक राज्य, एक भाषा नहीं होगी। राज्य होगा एक, उसमें 2 या 3 भाषा होगी। ऐसा नहीं कि एक राज्य एक भाषा होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। ये विवाद साथियों यहां जाके स्थिर होता है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन तो होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। एक राज्य 2, 3, 4, 5 भाषाएं होंगी। ये हो गई साथियों फजल अली आयोग। यही 3-4 साथियों विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग थे। एक तो धरा आयोग, एक जेबीपी समिति और एक फजल अली आयोग। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य साथियों आंध्र प्रदेश था। फजल अली आयोग में उनके साथी कौन थे? फड़िक्कर थे और कुंजरू थे। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी। इन्होंने भाषा के आधार पर कहा कि राज्यों का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। तो साथियों ये यहाँ पे जाके साथियों अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर साथियों होता है कंप्लीट। आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। हमने साथियों समझने की कोशिश की कि संघ एवं इसका क्षेत्र क्या है, संघ क्या है हमने ये जाना, और इसकी टेरिटरी क्या होती है। हमने यहाँ पे भारत की संघ को संघ क्षेत्र पढ़ा था और यहाँ पे भारत का राज्य क्षेत्र पढ़ा था। राज्य क्षेत्र साथियों एक व्यापक चीज होती है, संघ क्षेत्र उसके अंडर होती है, उसके अंदर होती है, एक छोटी चीज होती है। ये चीजें हमने आपको समझाने की कोशिश की। उसके क्रम में साथियों भाग 1 आता है और भाग 1 में 4 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, बजाय राष्ट्रीय के समूह के, बजाय राज्यों के समूह के, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि भारतीय संघ में नए राज्यों की प्रवेश कर दे और नए राज्यों की स्थापना कर दे। आर्टिकल 2 हो गया। आर्टिकल 3 कहता है संसद को ही यह अधिकार है कि राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 हो गया। और आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 में जो भी काम हो रहा है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये साधारण बहुमत से के द्वारा भी इसको हम आर्टिकल 2 और 3 में काम कर सकते हैं। ये 4 में हो गया। हमने आपको बेरूबाड़ी विवाद से पढ़ा दिया कि बेरूबाड़ी विवाद क्या था, कैसे था, ये भी आपको हम अच्छे से समझा दिए हैं। ये भी हो गया। उसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों और देश जो ये थे क्या बोलते हैं इसको, देशी रियासतें, ये कैसे कैसे बनी, ये भी हमने आपको देशी रियासतों का क्या विवाद था इसको छोटा से आपको समझाने की कोशिश की। और जो भाषा के आधार पे जो राज्यों का विवाद था उसको भी यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है साथियों। आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। साथियों ये चीजें करना, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगी। आप वहां से वो क्विज को सॉल्व करना और देखना अपनी तैयारी को कि हम कितने तैयार हो पाए हैं। आपको साथियों आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।